हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए क्लास 10th में केमिस्ट्री सब्जेक्ट की स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जो पहला चैप्टर है आपका वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। एंड केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस में आप इसके टाइप्स पढ़ेंगे, बैलेंस इक्वेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस में अगर केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इनटू न्यू केमिकल सब्सटेंस बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस का क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है इनटू न्यू केमिकल सब्सटेंस। कैसे आप इसको पता करेंगे? आप डेली लाइफ में बहुत सारी यूजेस हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं ऐसे देखते हैं जिससे आप ये पता कर सकते हैं, ये नोट कर सकते हैं कि कहाँ पे इक्वेशंस अकर हो रही हैं, कहाँ पे इक्वेशन यानी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज हो रहा है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की अगर हम बात करें तो क्या होता है, फिजिकल चेंज दैट चेंज इन विच सब्सटेंस चेंज आर न्यू प्रोडक्ट में फॉर्म होता है, लेकिन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। देयर इज नो चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सब्सटेंसेस। ठीक, मीन्स दैट है कि अगर वाटर का सॉलिड फॉर्म होता है आइस, तो आइस को क्या किया जाए, आइस को अगर हम हीट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आइस को हीट करने से वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो गया। मतलब उसका स्टेट कैसा था, सॉलिड स्टेट था, चेंज किस में हो गया, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया है। यानी कि अगर हम और देखिए अब आइस का पार्टिकल्स क्या है, आइस में एटम्स वही हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लिक्विड में भी वही एटम्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मीन्स दैट कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में कोई चेंजेस नहीं आए। ठीक है, वो वाटर का ही पार्ट है। ठीक, उसकी प्रॉपर्टी में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो फिजिकल चेंज में ऐसे द सब्सटेंस अकर यानी द सब्सटेंस अकर, ठीक है, तो जिसमें चेंजेस होते हैं, कौन से चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज होते हैं। फिजिकल चेंज में आप डायरेक्टली ले सकते हैं, नॉर्मली ले सकते हैं, व्हेन आइस हीटेड इनटू या मेल्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। जब आइस को हीट किया जाता है, मेल्ट किया जाता है लिक्विड फॉर्म में, तो वही आपका फिजिकल चेंज होता है। देयर इज़ नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा। देयर इज़ नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी में भी चेंज नहीं होगा। आपको मीन्स दैट कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है जिससे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी उसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो सके। दूसरा हमने आपको बताया था केमिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज दैट चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होने से आपका क्या हो जाएगा कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, पार्टिकल्स जो हैं, एटम्स जो है, मॉलिक्यूल, और क्या कह सकते हैं उसमें उसकी प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, एनीथिंग, वो सब चीज़ें हो जाती है। उसका ऑर्डर, स्मेल। अब जैसे यहाँ पे हम यहाँ देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कैसा है यहाँ पे कि 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एक मैग्नीशियम रेवन है, उसको जब बर्न किया जाता है तो एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज अ पाउडर, वाइट पाउडर होता है। अब यहाँ पे आपका मैग्नीशियम एक एटम था, ठीक, एक एलिमेंट था, एंड ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, जो एयर में प्रेजेंट होती है, उसी की बात करते हैं। तो जब इन दोनों को रिएक्ट कराया गया तो रिएक्ट कराने से क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई विच इज़ अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनी है। ठीक है, तो वही चीज़ है आपके केमिकल रिएक्शन में। केमिकली चेंज होता है, फिजिकली। दो चेंज आप ध्यान रखिए, एक केमिकल चेंज होता है, एक फिजिकल चेंज होता है। आप डेली लाइफ में भी इनके यूजेस होते हैं, जैसे मिल्क का कर्ड में चेंज होना, दिस इज़ अ केमिकल चेंज। क्योंकि केमिकल चेंज में आप
प्रोडक्ट से कभी भी रिएक्टेंट नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन फिजिकल में ऐसा होता है, आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी निकाल सकते हैं। ये चीज़ माइंड में याद रखिए कि फिजिकल चेंज में आप रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब हो गया है कि आपने रिएक्टेंट से, यानी रिएक्टेंट में जो भी कंपाउंड्स लिए हैं उसको हीट किया, बर्न किया, नया प्रोडक्ट बना। बट अगर इसी नए प्रोडक्ट को हम दूसरे तरीके से रिएक्ट कराया जाए तो हमें ओरिजिनल रिएक्टेंट फॉर्म हो जाता है। इसका मतलब है कि फिजिकल चेंज एक रिवर्स चेंज होता है, लेकिन केमिकल चेंज डज नॉट अ रिवर्स चेंज। ये रिवर्स नहीं होता है। अगर आपने एक बार रिएक्शन करा दी है तो दोबारा वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होगा। जैसे कि मिल्क को आपने कर्ड में चेंज कर दिया है, तो आप ये नहीं कर सकते किसी भी मेथड से आप कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आए। तो केमिकल रिएक्शन में केमिकल और फिजिकल चेंज अगर करते हैं, दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस, जिससे रिएक्शन उसमें काम करती है। ठीक है, अब आप आते हैं कि केमिकल रिएक्शन, ये आपको समझ में आ गया। अब हाउ टू यू साइंस द केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीट। अब आपको कैसे साइन लगेगा, कैसे पता लगेगा कि केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है? तो उसके लिए आपको कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उन्हीं कैरेक्टर्स को ध्यान रखना पड़ेगा, उन फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि केमिकल रिएक्शंस हाउ टू कंप्लीट। ठीक है, दीज फैक्टर्स साइंस डिनोट दैट अ केमिकल रिएक्शंस हैज टेकन प्लेस, व्हिच फर्स्ट इज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि हमने आपको बताया, सॉलिड स्टेट का सब्सटेंस चेंज हो गया है लिक्विड के फॉर्म में। सॉलिड स्टेट चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट, तो आपका पहला क्या हो गया? चेंज ऑफ स्टेट हो गया, यानी स्टेट में चेंज हो गया। दूसरा है आपका चेंज ऑफ कलर ऑफ सब्सटेंस। चेंज ऑफ कलर ऑफ सब्सटेंस, चेंज ऑफ सब्सटेंस ऑफ कलर की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे, देखिए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस पहला पार्ट हो गया। चेंज ऑफ कलर ऑफ सब्सटेंस में यानी कि कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे कि कॉपर सल्फेट अगर हाइड्रस फॉर्म में होता है तो वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन अगर हम सब्सटेंस को हीट कर देते हैं तो हीट करने से वो नया सब्सटेंस यानी कि कॉपर सल्फेट बन जाता है, दैट इज़ इन द कलर ऑफ वाइट, जो वाइट कलर का होता है। तो कलर भी चेंज हो जाते हैं, इससे भी पता लगता है कि रिएक्शन हो रही है। इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट का इवोल्यूशन होता है, जैसे कि क्विकलाइम इन कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो वाटर से रिएक्ट कराने पर आपको क्या मिलेगा? CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस की फॉर्मेशन होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि आप वाइट वॉश कराया जाता है घरों में, तो वो अगर कंटेनर, जिस भी कंटेनर में इसको रखा गया, आप उसको अगर टच करेंगे, फील करेंगे, तो उसमें थोड़ी सी आपको हॉटनेस लगेगी, फील होगी। तो वो हॉटनेस इज़ द इवोल्यूशन ऑफ हीट। वो हॉटनेस क्या है? इवोल्यूशन ऑफ हीट की बात कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है, यहाँ पे क्या है आपका, क्या हो गया? यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ हीट हो गया। सेकेंडरी एब्जॉर्प्शन है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको ब्रेक करने के लिए हमें किसकी? हीट की जरूरत होती है, उनको हीट देनी पड़ती है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, CaCO3 को जब हीट किया जाता है टू रिक्वायरिंग द हीट, देन ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया, ये साइन किसका होता है? हीट का साइन होता है। जब हीट किया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ इन एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि इवोल्यूशन ऑफ हीट, ये हो गया आपका। अब इवोल्यूशन हीट हो गया, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो गया, दो चीज़ें हो गई। अब आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का इवोल्यूशन भी होता है। गैस का इवोल्यूशन कैसे होगा? अगर हम
किसकी बात करें, सल्फ़र, ठीक है। सल्फ़र को ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये हो गया। दूसरा चीज़ ये भी आप याद रखें कि अगर हम Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 को हीट करते हैं किसके साथ, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिए। अब यहाँ पे आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात अगर हम करें तो उसके लिए आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, कभी भी अगर हम मेटल, कोई भी मेटल ले लेते हैं, मेटल को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, चाहे आप एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, चाहे आप H2SO4 के साथ रिएक्ट कराइए, आप किसी भी एसिड के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो आपको यहाँ पे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ये दो चीज़ आपको फॉर्म होगा, ठीक है। मेटल इज रिएक्ट विद HCl देन फॉर्म आ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आपको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमने क्या लिया, हमने किसकी बात की, मेटल की। मेटल में हमने क्या लिया, NaCl लिया, प्लस हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने क्या लिया, मेटल Na प्लस, फिर हमने क्या लिया यहाँ पे HCl। तो हमने किसको, मेटल को HCl से रिएक्ट किया, मेटल को किसके साथ रिएक्ट किया, HCl के साथ रिएक्ट किया। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, NaCl की फॉर्म हो रही है, प्लस यहाँ पे आपको NaCl सॉल्ट हो गया एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। समझ में आया। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस से भी पता लगता है कि हमारी जो रिएक्शन है उसमें गैस का इवोल्यूशन होता है और लाइट का भी इवोल्यूशन होता है, क्योंकि जब मैग्नीशियम वायर को बर्न किया जाता है तो डैजलिंग लाइट जो निकलती है वो इवोल्यूशन ऑफ लाइट के लिए होती है, ठीक है। ये समझ में आपको। अब आते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शंस की बहुत टाइप की होती है, कोई ज़रूरी नहीं है एक ही दो हो। रिएक्शन की जो अगर टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो बहुत सारी होती हैं, कई सारी रिएक्शंस होती हैं, तो उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप आप क्या हैं उसको देख लीजिए। पहली रिएक्शन है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन से आप इसको ब्रेक करें, कॉम्प्लेशनेशन। तो कॉम्बिनेशन मीन्स दैट कंबाइन, किसी भी दो सब्सटेंस को अगर हम कंबाइन करते हैं, किसी भी दो सब्सटेंस को हम कंबाइन कर, देखिए व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। आप एलिमेंट भी ले सकते हैं और कंपाउंड भी ले सकते हैं। कंबाइन करते हैं तो वो एक सिंगल, आप इसको चीज़ को पॉइंट नोट कर लीजिए कि आपको यहाँ सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी। ये देखिए आपको यहाँ पे सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी। एक सिंगल सब्सटेंस जब फॉर्म होगा तो वो आपकी जो रिएक्शन हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ये मेन पॉइंट है जिस पॉइंट से आप पता कर सकते हैं, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हेन टू एंड मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को कंबाइन किया जाता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को कंबाइन, एलिमेंट और कंपाउंड भी हो सकता है, कंबाइन किया जाता है, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आए। आप इसको, इस मेथड को याद रखिए। यहाँ पे क्या है, A+B गिव्स आउट AB, A+B गिव्स आउट AB। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। ये पॉइंट ऑफ नोट रखिए कि अगर किसी भी एक, अब इसमें आप ए को मेटल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मेटल भी ले सकते हैं, नॉन मेटल भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी आप कंपाउंड ले सकते हैं। तो कोई भी कंपाउंड लेंगे तो जब उसको कंबाइन करेंगे आप, यानी कि ज्वाइन करेंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो रिएक्ट कराने से क्या होगा, एक न्यू सिंगल कंपाउंड फॉर्म होगा। ये चीज़ आप रखिए, सिंगल कंपाउंड बनेगा वहाँ पर, तो वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का स्मॉल अमाउंट अगर हम, यानी क्विक क्लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज
क्विकलाइन। सो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइन भी कहते हैं। वाटर के साथ जब ऐड किया जाता है बीकर में, ठीक, बीकर में रख के ऐड करना है, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिएक्ट, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो रिलीज होती है। आप उसको कंटेनर को टच करेंगे तो आपको फील होगा, हॉटनेस की फील होगी, वो हॉटनेस आपकी क्या होती है, हीट होती है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज रिएक्ट विथ H2O देन फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। H2O कह सकते हैं उसको, या हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, स्लेक्ट लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है एंड प्लस यहाँ पे हीट एनर्जी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट रखिए कि जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है, H2O है। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो रिएक्ट कराने से क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी और आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हीट एनर्जी की फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है दैट इज ऑल्सो नोन एज अ कॉम्बिनेशन, उसको भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ द सेकेंड इक्वेशन इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अभी आपने इसमें देखा हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है, क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो हीट एनर्जी अगर रिलीज हो रही है तो इसका मतलब है कि किसी भी रिएक्शन में आप कहीं भी कोई भी रिएक्शन आकर देखेंगे तो उस रिएक्शन में क्या होगा, इफ़ हीट एनर्जी इज रिलीजेस, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, मीन्स दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, उसको हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीजेस, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट बनने के साथ साथ जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है, इस वजह से उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आप एक्सोथर्मिक से आप पता लगा सकते हैं, एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब निकलना, जो जहाँ पे एग्जिट हो रहा है ना, तो एग्जिट हो रहा है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो जहाँ पे एग्जिट हो रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस को बर्न किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O की फॉर्मेशन हो रही है, किसकी फॉर्मेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। देखिए CH4 प्लस 2O2 गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। दिस इज ऑल्सो रेस्पिरेशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो हम चीज़ जो खाते हैं, जैसे हमने भोजन किया, ठीक है, तो उसमें वो क्या था, ग्लूकोज था। ग्लूकोज को जब बर्न, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो एक जो हम फूड खाते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फिर वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर फॉर्म में, जिसमें ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज जब हमारी बॉडी के अंदर बर्न होता है तो बर्न होने से क्या होगा, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी और वाटर की फॉर्मेशन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पता कर सकते हैं कि बर्न रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि हमें स्टिल लाइव रहने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है, तो फूड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब ब्रेकिंग डाउन होता है ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज जब बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, देन 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर की फॉर्मेशन होती है, प्लस एनर्जी भी रिलीज होती है। तो आप जान सकते हैं कि जहाँ पे एनर्जी का रिलीजेशन होता है वहाँ पे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। नाउ इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन से आप पता है, डीकम्पोज मतलब जब किसी भी एक सब्सटेंस को ब्रेक किया जाता है, व्हेन अ कंपाउंड इज ब्रेक इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई भी कंपाउंड ब्रेक होता है एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस के फॉर्म में, तो एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। डीकम्पोज मतलब जो वेजिटेबल्स होते हैं उनको डिकम्पोज किया जाता है, मतलब उनको क्या किया जाए, जो वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं या उनके जो ऑर्गेनिक पार्ट होते हैं उनको अगर हम अर्थ के अंदर डिकम्पोज कर देते हैं तो वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं। ये भी आप डिकम्पोज ले सकते हैं।
डिकम्पोजिशन में आप सिंपली ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो सिंपली आप ये याद रखिए रिएक्टेंट में आपके पास एक सिंगल सब्सटेंस ही होना चाहिए। उस सिंगल सब्सटेंस को जब ब्रेक किया जाता है तो आपके पास दो सब्सटेंस बनते हैं या दो से ज़्यादा सब्सटेंस की भी फॉर्मेशन हो सकती है। ये चीज़ आप नोट रखिए, ठीक है। ठीक, तो ये चीज़ होगी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो गया कि व्हेन एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट, यहाँ पे एक चीज़ आपकी देखिए एग्जांपल देख लीजिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो एग्जांपल्स है वो है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट की क्रिस्टल है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4.7H2O। ये क्या है, फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है FeSO4, उस पहले .7H2O क्यों लगाया गया है, पहले ये एनहाइड्रस हाइड्रस फॉर्म में था क्योंकि इसका कलर ब्लू था। फिर इसको जब हीट किया गया तो इसके वाटर के पार्टिकल्स लॉस हो गए। देन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल्स के फॉर्म में थे उसको भी हीट किया गया तो कलर ऑफ द क्रिस्टल्स उसमें चेंज हो जाते हैं, जो क्रिस्टल्स के कलर वो भी चेंज हो जाते हैं और वो डिकम्पोज हो गए फ्रेक ऑक्साइड यानी Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड SO3 के फॉर्म में वो फॉर्म होता है। तो आप देख सकते हैं FeSO4 को हीट किया गया Fe2O3 के फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया SO3 हो गया। तो ये आपकी गैसेज हो गई हैं, ठीक है, ये आपकी गैसेज हो गई हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन कैल्शियम कार्बोनेट टू ब्रेक कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। यानी जब कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज लाइमस्टोन। ये आप याद रखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइम स्टोन भी कहते हैं, ये लिख लीजिए आप, लाइम स्टोन भी कहते हैं, ठीक है। लाइमस्टोन भी कहा जाता है किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम का कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लेड नाइट्रेट, इसको लेड नाइट्रेट कहते हैं, LEAD लेड नाइट्रेट NITRATE, लेड नाइट्रेट भी इसको कहा जा सकता है। तो लेड नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो वहाँ पे लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज़ द कलर इन ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का उसका कलर होता है और ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ऑल्सो द रिएक्शन इज AgCl का जो कलर होता है ये वाइट कलर का होता है। सनलाइट में इसको रखा जाता है तो ग्रे कलर का एक सिल्वर फॉर्म होता है और क्लोरीन गैस जो कि एटमॉस्फेयर में रिमूव हो जाती है। आप लोग याद रखिए जहाँ कहीं भी ये साइन आपको दिख जाता है एरो, ऊपर की तरफ जो एरो होती है, अपोजिट डायरेक्शन में जो एरो होती है वो साइन होता है कि गैस रिलीज इन एटमॉस्फेयर, गैस जो होती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू ब्रेक इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी पहले होती थी उसमें इसका यूज, इस रिएक्शन का यूज ज़्यादा किया जाता था ना। अब इस रिएक्शन में आपने क्या देखा कि जब किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करना था, ब्रेक करने के लिए आपने यहाँ पे यानी कि रिएक्टेंट में हीट को ऐड किया है। जब रिएक्टेंट में आपको हीट प्रोवाइड करना पड़े, रिक्वायरमेंट हो आपको, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में व्हेन अ रिएक्शन रिक्वायर एन एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या एनर्जी की एब्जॉर्प्शन होती है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के आप एग्जांपल्स में इसी को, मतलब ये ऊपर जितनी भी रिएक्शन है इस रिएक्शन को भी आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ हीट टू ब्रेक डाउन द सब्सटेंसेस। सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए आपको हीट की रिक्वायरमेंट है ना, तो वहाँ पे आपको किसकी ज़रूरत पड़ी है, हीट की ज़रूरत पड़ी है। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है 2 AgBr गिव्स आउट
2Ag and Br2. This question is known as endothermic reaction. इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? व्हेन एन एलिमेंट मोर रिएक्टिव, यानी एलिमेंट विच इज ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टिविटी. तो जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलवेज भी डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को. दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिस पे टॉप पे जो एलिमेंट होता है वो सोडियम होता है, उसके बाद पोटेशियम होता है, देन इसके बाद आपका क्या होता है? कैल्शियम होता है और एंड सो ऑन. ये ऐसे सब्सटेंसेस को रखा जाता है. ठीक है. ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो व्हेन एलिमेंट मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टिविटी सीरीज. तो रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे आपका पहला एलिमेंट हो गया पोटेशियम, देन सेकंड हो गया सोडियम, थर्ड हो गया कैल्शियम एंड सो ऑन. लास्ट में जो आपके आते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो आपका आता है Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड एंड Hg मतलब आपका क्या होता है? मरकरी. ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं और ये तीन जो होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं. इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो कम होती है और इन तीनों की रिएक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है. तो ये टॉप पे रखे जाते हैं, ये हमेशा टॉप पर होते हैं और जो नीचे ये रिएक्शंस होती हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हमेशा बॉटम में रखा जाता है. ये हमेशा कहाँ पे होते हैं? बॉटम में रखे जाते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ आप डाउन कर सकते हैं कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये टॉप पे होते हैं और बाकी ये एलिमेंट लेस रिएक्टिव होते हैं. बाकी बीच के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो टॉप मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स को क्या करते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम देयर सोल्यूशन. उन्हीं के सोल्यूशन में से उनको डिस्प्लेस कर देते हैं. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि एग्जाम्पल में क्या है कि Fe ये मेटल है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है. ये आपके पास ये देखो ये बीकर बनाया मैंने, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है. दैट इज़ द कलर ऑफ ब्लू. इसका कलर किस कलर का है? ब्लू कलर का है. इसमें मैंने आयरन की एक नेल डाली है. आप इसी की बात कर सकते हैं. Fe जो है ये आयरन की नेल है. इस नेल को जब इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला जाता है तो आप यहाँ देखेंगे इस बीकर का जो कलर है वो कलर फेड ब्लू कलर में चेंज हो गया है. अब ये फेड ब्लू कलर में चेंज क्यों हुआ है? बिकॉज जब मैंने Fe को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला देन द कॉपर Fe की रिएक्टिविटी जो थी वो कॉपर के कंपेयर में ज़्यादा थी. Fe की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर से क्या है? ज़्यादा है. जब कॉपर से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कॉपर से ज़्यादा, इसका मतलब वो उसको डिस्प्लेस कर देगा. जब डिस्प्लेस कर देगा तो अब कलर भी हमने बताया था कि ना केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होता है तो उसमें कलर भी चेंज हो जाएगा. तो इस तरीके से जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन किसकी बन जाएगी? अब ये जो सोल्यूशन बनेगा ये सोल्यूशन आपका फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बनेगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा. ठीक है. तो इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हैं कलर में कि व्हेन Fe के यानी एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, इस सोल्यूशन में मैंने आयरन की नेल को डाला. आयरन की नेल को जब डाला तो इसका जो कलर था वो फेड कलर में चेंज हो गया. एंड देखिए आप कलर देखें, पहले ये ब्लू कलर का था, अब किस कलर में चेंज है? ये थोड़ा सा ब्राउन कलर में चेंज हो गया. तो ये जो सोल्यूशन बन रहा है ये किसका बन रहा है? FeSO4 का सोल्यूशन बन रहा है. ये जो सोल्यूशन बना किसका बन रहा है? FeSO4 का बन रहा है. ठीक है. तो आपके पेपर में क्वेश्चन भी कभी आ सकते हैं कि जब आयरन को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जाते हैं तो उसका जो कलर है वो फेड क्यों हो जाता है? तो आप इसको यही रीज़न लिख सकते हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4. FeSO4 के एस फॉर्मेशन से जो रिएक्शन होती है वो होती है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन फॉर्म हो जाता है. अदर एग्जांपल्स में भी हम ले सकते हैं. देखिए यहाँ पे अदर एग्जांपल्स में आपका क्या है? जिंक सल्फेट CuSO4. जिंक सल्फेट CuSO4 जब इसको हमने क्या किया, आज इसको रिएक्ट कराया तो रिएक्ट कराने से आपके पास क्या हो जाएगा? ZnSO4 एक्वस सोल्यूशन यानी एक्वस सोल्यूशन फॉर्म होगा और कॉपर
मेटल फॉर्म हो जाएगा। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, ZnSO4। तो इस तरीके से यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि जब जिंक को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराया जाता है तो जिंक सल्फेट बनेगा प्लस कॉपर बनेगा। ठीक है, दूसरी रिएक्शन भी हम देख सकते हैं, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। ये आपके पास ये 2 है, कॉपर क्लोराइड ये 2 है, याद रखिएगा ये 2 है। तो लेड यहाँ पे है, तो लेड को जब मैंने CuCl2 से रिएक्ट कराया तो क्या हुआ कि CuCl2 में से Cu को रिप्लेस कर दिया। किसने रिप्लेस कर दिया, Pb ने Cu को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। जब Cu ने Pb को रिप्लेस कर दिया तो इसकी जो रिएक्शन बनी है क्या बनी, PbCl2। क्या बना है, PbCl2 बना है एंड और क्या बना हुआ है, कॉपर बना हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्शन बनी है जिंक प्लस CuSO4, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, लेड प्लस CuCl2 तो PbCl2 प्लस कॉपर बना। अब ये आप रीज़न लिख सकते हैं, इसमें रीज़न भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ द रीजन टू डिस्प्लेस लेड एंड जिंक डिस्प्लेस कॉपर। कॉपर को क्यों डिस्प्लेस कर दिया है, तो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू द कॉपर, सो दे डिस्प्लेस देयर कॉपर फ्रॉम देयर सोल्यूशन। तो इसके सोल्यूशन में इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। नाउ द 6th इक्वेशन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको आयंस का चेंज करना होगा, यानी दैट आपके पास 2 कंपाउंड, मिनिमम 2 कंपाउंड आपके पास होनी चाहिए। तो द रिएक्शन इन विच that there is exchange of ions between compound of reactant is called displacement reaction। तो इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि जब हम रिएक्शन करते हैं किसके बीच में, किसी भी 2 कंपाउंड के बीच में, तो वहाँ पे आयंस का चेंज होता है जिससे नए प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। नए प्रोडक्ट जो होते हैं वो नए कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी चेंज हो जाती है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Na2SO4, Na2SO4 है, इसको कहते हैं सोडियम सल्फेट। Na2SO4 इज ऑल्सो नोन एज सोडियम सल्फेट। Ba मीन्स दैट बेरियम, Cl मतलब क्लोराइड। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से जब रिएक्ट कराया गया, देखिए Na पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और SO2SO4 पे नेगेटिव चार्ज है, Ba पे पॉजिटिव चार्ज है और Cl पे नेगेटिव चार्ज है। तो Na2 जो होगा वो किससे रिएक्ट करेगा, Cl2 से, तो क्या बन गया, NaCl बन गया। और Ba जो है SO4 से रिएक्ट करेगा तो आपके पास BaSO4 बन जाएगा। तो नए सब्सटेंसेस फॉर्म हो गए इन द प्रोडक्ट BaSO4 दैट इज कॉल्ड बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड NaCl की फॉर्मेशन हो गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का चेंज हुआ है। देयर इज अ चेंज इन द चेंज ऑफ आयंस बिटवीन द कंपाउंड्स ऑफ रिएक्टेंट दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट इस वजह से कहा गया है क्योंकि आपके पास 2 कंपाउंड है, 2 कंपाउंड, एक कंपाउंड पॉजिटिव नेगेटिव बनता है, दूसरा भी कंपाउंड, यानी कि एवरी कंपाउंड इज मेड बाय द अपोजिट चार्जेस बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ अब इसमें आते हैं हम कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में अगर आपको पता करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन, विच प्रॉपर्टी या व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी में आप सिंपली देख सकते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस आर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या तो हाइड्रोजन का रिमूवल जहाँ पे होता है वहाँ पे उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी देखिए कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। सेकेंड आपका है, ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में याद रखिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। मीन्स दैट आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वैलेंसी होती है वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। जब वैलेंसी होती है वो पहले यहाँ पे वैलेंसी कितनी थी,
ज़ीरो थे। डिक्रीज सिंपली कह सकते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में इंक्रीज कह सकते हैं, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में इसको डिक्रीज कह सकते हैं। पहले देखिए कॉपर की वैलेंसी कितनी है, यहाँ पे 0 थी, अब वैलेंसी इसकी कितनी होगी, -2 हो गई, तो इस तरह +2 हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे वैलेंसी 0 से +2 मतलब इंक्रीमेंट हुआ तो वो ऑक्सीडेशन हो गया। यानी जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा हो, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। H2Cl2 2HCl हो गया। ठीक, यहाँ पर भी आप वही देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि सब्सटेंस में या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो भी रिडक्शन होता है, या तो वहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो तो भी उसमें रिडक्शन होता है, या कह सकते हैं जहाँ पे निगेटिव चार्जेस बढ़ रहे हों वो आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। उसको हम क्या कह सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जहाँ पे निगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। देखिए यहाँ पे पहले क्लोरीन के पास कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन जब ये Cl से ऐड हुआ तो क्लोरीन पे एक चार्ज आ गया, नेगेटिव -1 का चार्ज आ गया। इस वजह से इस रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो खुद तो रिड्यूस हो जाते हैं लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, दैट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वही चीज़ है, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देते हैं या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अ सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन और सब्सटेंस विच गिव रिमूव, यानी जो ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं हाइड्रोजन को देते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं, व्हेन कॉपर पाउडर हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर देन सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर, यानी कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। ये चीज़ याद रखिए, ब्लैक कलर का होता है। तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड फॉर्म ड्यू टू द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज द CuO प्लस गिव्स आउट। तो 2Cu प्लस O2 को हमने ऐड किया तो CO2 हो गया। CuO को फिर से हमने हाइड्रोजन के साथ ऐड किया तो Cu रिड्यूस हो गया और H2 में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, देखिए द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल द अदर गेट रिड्यूस, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरा रिड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उस टाइप के रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं CuO, ये CuO है, देखिए यहाँ पे क्या है CuO, ये CuO है, इसको हाइड्रोजन के साथ ऐड किया गया तो Cu प्लस H2O बन गया। तो Cu में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, और H2 में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो व्हेन रिडक्शन में कॉपर में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो जहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो वहाँ पे रिडक्शन होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड को ऐड किया गया तो MnCl2 प्लस H2O बना। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आते हैं हम केमिकल इक्वेशन पर आते हैं। केमिकल इक्वेशन इज द सिंपल फॉर्म या सिंपल नोटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल फॉर्मूले इन द केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल सिंबल्स या केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में हम जब रिएक्शंस को केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन is the symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formulae, फॉर्मूले और सिम्बल्स के फॉर्म में। तो जैसे देखिए मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से ऐड किया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, वर्ड इक्वेशन में द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल फॉर्मूले इन वर्ड, जब केमिकल इक्वेशन को वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं तो वो वर्ड इक्वेशन होती है। जैसे जिंक का सिंबल हो गया Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल हो गया H2SO4, इसको हमने रिएक्ट किया तो ZnSO4 बना, यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो गई।
ऑन दिस इक्वेशन नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल। देखिए अब यहाँ पे आता है कि केमिकल इक्वेशन, ये तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन केमिकल इक्वेशन में आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आपका जो नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वो इक्वल होने चाहिए। अगर आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं होते हैं, मीन्स दैट जो आपकी रिएक्शन है वो अनबैलेंस्ड है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड बिकॉज वहाँ पे जो मास है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो मास है वो इक्वल नहीं है। तो जहाँ पे मास इक्वल नहीं होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, या नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, वो बैलेंस इक्वेशन नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस इक्वेशन, इसको हम अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं। ठीक, लेकिन अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे क्या था, मैग्नीशियम का एक एटम था। मैग्नीशियम के यहाँ पे कितने एटम है, एक एटम है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है, दो एटम है। यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पे दोनों में ही मैग्नीशियम कितना है, एक है, और ऑक्सीजन कितना है, वो भी एक है। मैग्नीशियम एक है, ठीक, और ऑक्सीजन वो भी एक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, तो मैंने क्या किया कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे अब देखिए मैग्नीशियम कितने हो गए, 2 हो गए, और ऑक्सीजन कितना हो गया, वो भी 2 हो गया। मतलब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया दोनों साइड, लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, तो मैंने मैग्नीशियम को भी 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो दिस रिएक्शन ये आपकी हो गई बैलेंस रिएक्शन। तो नंबर ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इक्वल, ऑल्सो मास इज सेम एज साइड ऑफ इक्वल, यानी कि इनके मास भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड इनका मास भी बराबर हो गया है। तो आप कह सकते हैं ये एक बैलेंस इक्वेशन है, और बैलेंस इक्वेशन हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। मीन्स दैट हम ये कह सकते हैं द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे एफ के कितने पार्ट है रिएक्टेंट में, एफ के यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 पार्ट है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 8 हैं, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। ठीक, यहाँ पे एफ कितने हैं, 3 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, हाइड्रोजन कितना है, 8 है। तो ये बैलेंस है, तो ये बैलेंस इक्वेशन है। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 1 है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बैलेंस को अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो 2 ही हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। कभी भी ऑड नंबर्स में बैलेंसिंग नहीं होती, हमेशा इवन नंबर्स में बैलेंस, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस किया जाता है। यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास 3 हाइड्रोजन है, तो आप इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास क्या था, 2 4 हाइड्रोजन हो गए। तो 4 हाइड्रोजन के लिए फिर यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गया। अब यहाँ पे कैल्शियम कितने हैं, कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, मतलब कैल्शियम बैलेंस्ड है। NO3 का होल ट्वाइस है, यहाँ पर भी NO3 का होल ट्वाइस है, ये भी बैलेंस है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, और यहाँ 3 2 जा 6, 6 2 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी 3 2 जा 6 + 2 8 ऑक्सीजन, मतलब ये कम्प्लीटली क्या होगी, बैलेंस होगी। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस्ड रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसमें आपके लिए एक नया टॉपिक, इसमें बैलेंस इक्वेशन का एक नया टॉपिक बना देंगे। ठीक है, जैसे इसमें केवल आप रिएक्शंस रहेंगी, उसमें आपको समझा देंगे कि कैसे आपको इसको बैलेंस करना है, तो इसके लिए एक अलग टॉपिक हम बना के आपको समझा देंगे। ठीक है, लेकिन आप याद रखें नंबर ऑफ एटम्स को लेके ही हम बैलेंस करते हैं। ईच एलिमेंट, हर एक प्रोडक्ट में, हर एक रिएक्टेंट के एलिमेंट्स में, हम कंपाउंड्स में देखते हैं नंबर ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ एटम हमारी इक्वल हो जाती है तो वो रिएक्शन हमारी बैलेंस्ड हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको हम बताते हैं इसमें कोरोजन क्या होता है। कोरोजन मीन्स दैट आर रस्टिंग, यानी आप अगर
सिंपली आयरन की रॉड को अगर आप कहीं भी ऐसी जगह पर प्लेस करते जहाँ पे क्या प्रेजेंट हो, मॉइस्चर और एयर प्रेजेंट होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कुछ दिन बाद आप देखेंगे या एक वीक बाद या 1 मंथ बाद अगर आप देखें तो इसके पास ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है। दैट लेयर इज़ द रस्टिंग, वो रस्टिंग की लेयर होती है जिसको हम कोरोजन कहते हैं। तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इन सच अ वे दैट मॉइस्चर एसिड प्रेजेंट, यानी वहाँ पे मॉइस्चर और एयर प्रेजेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ठीक है, तो कोरोजन में क्या होता है, कोरोजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, और जो सब्सटेंस में कोरोजन होता है उसको कोरोड कहते हैं। कोरोजन की वजह से बहुत सारी चीज़ें डैमेज, यानी कि जो आयरन की चीज़ें होती हैं, आयरन के थिंग्स बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाएंगे, ब्रिजेस बनाएंगे, कार बनाएंगे, तो वो कोरोजन की वजह से ख़राब हो जाते हैं। इसी वजह से उस पर कोरोजन ना हो तो उसके लिए प्रिवेंशन भी होते हैं कई सारे, जैसे कि आप जिंक की गैल्वनाइजेशन करते हैं, मतलब जिंक की पॉलिशिंग कर देते हैं या पेंट कर देते हैं, तो ये करने से जो आयरन के सब्सटेंसेस होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं या जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं उन चीज़ों पे कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप कई सारे एग्जांपल्स भी देख सकते हैं कि कोरोजन में क्या क्या चेंजेस, क्या है मतलब क्या एग्जांपल्स उसके होते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब हो गया है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे हम फैट्स और ऑयल की अगर बात करें, इनको किसी ऐसे चीज़ में, ऐसे कंटेनर में अगर हम रख दें कि उसमें ये ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीडाइज मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए और इनका जो टेस्ट है, स्मेल है, वो चेंज हो जाता है। जैसे कभी कभी आप देखिए किसी भी कंटेनर में आपने कोई चीज़ रख दिया है, 1 महीने बाद 2 महीने बाद आप अगर उसको उठाते हैं तो उसकी स्मेल थोड़ी सी चेंज हो जाती है, थोड़ा से चेंजेस आ जाते हैं, उसके टेस्ट में भी चेंज आ जाते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो रेंसिड हो गया है। रेंसिड का मतलब हो गया है कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो ख़राब भी हो गया है। ठीक है, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए, उसके स्मेल को, टेस्ट को चेंज ना हो, उसके लिए आपको उसमें एंटीऑक्सीडेंट बनाया जाता है, जिसकी वजह से फूड जो होते हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो चिप्स आती है, अंकल चिप्स आती है, बहुत सारे चिप्स आते हैं, ठीक है, वो पैकेट में ही रहते हैं, लेकिन वो पैकेट में रहने के बावजूद भी वो ख़राब नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें देखिए आप थोड़ा सा ही अमाउंट होता है चिप्स का, बाकी का जो ऊपर का पोर्शन होता है उस पोर्शन में एयर फिल्ड होती है। दैट एयर इज़ इनर्ट, वो इनर्ट एयर होती है, क्योंकि किसी भी एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से वो रिएक्ट नहीं करती है। तो इनर्ट एयर वही होती हैं जो किसी भी अदर गैस के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनर्ट गैस, उसको इनर्ट गैस कहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से उसमें देखो कौन सी गैस है यहाँ पे, नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस को फिल्ड किया जाता है, जिसकी वजह से जो चिप्स होता है वो ऑक्सीडाइज होने से बच जाता है और उसकी जो स्मेल और टेस्ट होते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक था, पहला चैप्टर था केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आप इसको देखिए, समझिए, और इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, आपको केमिकल इक्वेशंस और अदर्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको दूसरे स्लाइड में बताए जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।